एक दिन एक आदमी मुल्ला नसरुद्दीन के पास आया और बोला, मुल्ला, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारे पास सलाह लेने आया हूँ। बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा। मेरी परेशानी मेरा घर है। मैं एक बहुत ही छोटे से घर में अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता हूँ। घर में इतनी कम जगह है कि वहां रहना मुश्किल है। लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि बड़ा घर ले सकूं। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? आदमी ने अपनी परेशानी बताई। उसकी परेशानी सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, क्या तुम्हारे घर पर मुर्गियां हैं? हाँ है। तो आज से तुम उन्हें अपने घर के बाहर नहीं, अंदर रखना। मुल्ला नसरुद्दीन शांत भाव से बोला। आदमी हैरान था, मगर उसने सोचा कि जैसा मुल्ला कह रहा है वैसा ही करके देखता हूं। उस शाम घर पहुंचकर उसने सारी मुर्गियां दड़बे में से निकाली और घर के अंदर रख लीं। मुर्गियों के घर के अंदर आ जाने से उस छोटी जगह में उनका गुजारा और मुश्किल हो गया। 1-2 दिन किसी तरह बिताकर वह फिर मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचा और बोला, मुल्ला, तुमने जैसा कहा वैसा मैंने किया। मुर्गियां घर में डाल लीं। लेकिन मुर्गियों के घर में आने के बाद तो और भी हाल बुरा है। बताओ अब मैं क्या करूं? मुल्ला ने फिर बड़ी शांति से पूछा, तुम्हारे घर में बकरियां हैं? हाँ है। तुम बकरियों को अब घर के अंदर ले जाओ। आदमी हैरान होकर मुल्ला को देखने लगा। जैसा कह रहा हूं वैसा करो, मुल्ला बोला। आदमी घर लौट आया और जैसा मुल्ला ने कहा था वैसा ही किया। सारी बकरियां घर के अंदर डाल ली। अब घर में और जगह न बची थी। सब के सब बहुत परेशान थे। कुछ दिन उसी तरह रहने के बाद आदमी फिर मुल्ला के पास पहुंचा और थोड़ा गुस्से में बोला, मेरा घर भर गया है। मुर्गे और बकरियों की कारण घर में रहना मुश्किल हो गया है। पांव रखने को जगह ना बची है। उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर मुल्ला ने पूछा, तुम्हारे घर गधा है तो क्या उसे भी घर में डाल लूं? आदमी थोड़ा गुस्से और थोड़ा हैरानी में बोला, हाँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आदमी घर चला गया और गधे को घर में डाल दिया। मुर्गियों, गधे और बकरियों के साथ किसी तरह उसने और उसके परिवार ने कुछ दिन गुजारे। सब बहुत परेशान थे। जब रहा न गया तो आदमी फिर मुल्ला के पास पहुंचा और बोला, ये ऐसी सलाह दी है तुमने, जीना मुश्किल कर दिया है। मैं ही गधा था जो तुम्हारे पास सलाह मांगने आया था। क्या घर में बिल्कुल जगह नहीं? मुल्ला ने पूछा। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मेरा घर बहुत छोटा है और हम इंसानों के रहने के लिए भी वहां जगह नहीं। ठीक है, तो ऐसा करो कि उन मुर्गियों, बकरियों और गधे को घर से बाहर निकाल दो। आदमी ने घर लौटकर मुर्गियों, बकरियों और गधे को घर से बाहर निकाल दिया। उसके कुछ दिन बाद वह फिर मुल्ला के पास आया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। मुल्ला, तुमने सच में कमाल की सलाह दी थी। अब सच में मैं और मेरा परिवार उस छोटे से घर में बहुत खुश हैं। उन जानवरों को घर से बाहर निकालने के बाद हमें घर काफी जगह लगने लगी है, जहां हम आराम से रह रहे हैं, बिना किसी शिकायत के। अब हमने सीख लिया है कि जो पास है उसका कैसे सही तरीके से प्रबंध करें और उसके साथ कैसे खुश रहें। शुक्रिया। सीख। जो स्रोत हमारे पास हैं, हमें उसका सही प्रबंधन सीखना चाहिए। मुल्ला का एक पड़ोसी अक्सर उसे नीचा दिखाने या उसका मजाक उड़ाने का मौका तलाशता रहता था। ऐसा करने में उसे बड़ा मजा आता था। एक बार मुल्ला अपने गधे को साथ लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे उसका वही पड़ोसी मिला गया। मुल्ला और गधे को एक साथ देखकर उसे मजाक सूझ गया। वह मुल्ला को रोककर बोला, अरे मुल्ला, क्या हालचाल हैं तुम्हारे?
और तुम्हारा दोस्त गधा कैसा है? सबके हाल बढ़िया हैं, मुल्ला ने जवाब दिया। पड़ोसी यहाँ रुका नहीं, वह आगे बोला, मुल्ला, तुम तो कई बरसों से गधा पाल रहे हो, अब तक तो जरूर इसकी भाषा समझने लगे होगे। जरा बताओ तो कि भूख लगने पर ये कैसे बताता है? जब इसे भूख लगती है तो ये मेरे पास आता है और मुझे चाटने लगता है। मैं समझ जाता हूँ कि इसे भूख लगी है। मैं इसे घास खिला देता हूँ, मुल्ला ने शांति से जवाब दिया। अच्छा, और जब तुम्हारा गधा उदास होता है तो तुम्हें कैसे पता चलता है? पड़ोसी के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। मुल्ला समझ गया कि पड़ोसी का इरादा गधे को लेकर उसका मजाक उड़ाने का है। फिर भी वह आराम से जवाब देता रहा, जब ये उदास होता है तो रेंकने लगता है। मुल्ला का ये कहना था कि उसका गधा रेंकने लगा। गधे को रेंकता देख पड़ोसी हंसते हुए बोला, अरे, तुम्हारा गधा तो रेंक रहा है मुल्ला, इसका मतलब है कि ये उदास है। अब बताओ तो कि ये क्यों उदास है? ये इसलिए उदास है कि मैंने इसे अकेला छोड़ दिया है और दूसरे गधे से बातें कर रहा हूँ, मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला। मुल्ला के जवाब से पड़ोसी की हंसी फुर्र हो गई। ऐसी फजीहत के बाद उसने वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। मुल्ला नसरुद्दीन के गांव की मस्जिद एक तालाब के किनारे स्थित थी। इबादत के लिए आने वाले लोग पहले तालाब में अपने पाँव धोते, फिर मस्जिद में घुसते थे। एक दिन एक फकीर मस्जिद आया और तालाब में पाँव धोने गया। वहां अचानक उसका पाँव फिसला और वह तालाब में गिर पड़ा। तैरना न जानने के कारण वह डूबने लगा। बचने के लिए वह अपने हाथ पांव मारने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ। उसकी पुकार सुनकर मस्जिद में आए लोगों में से कुछ लोग तालाब की ओर भागे और उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाकर कहने लगे, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, अपना हाथ दो, हम तुम्हें बाहर खींच लेंगे। इधर लोग फकीर को उसका हाथ देने के लिए कहते रहे और फकीर था कि उनकी बात पर ध्यान न देकर बस चिल्ला रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन भी उस दिन मस्जिद में मौजूद था। उसने तालाब के किनारे भीड़ देखी तो वह भी वहां चला आया। फकीर को डूबता देख उसने भी हाथ बढ़ाया और बोला, मेरा हाथ लो और बाहर आ जाओ। फकीर ने झट से मुल्ला का हाथ पकड़ लिया और मुल्ला ने उसे बाहर खींच लिया। वहां मौजूद लोग हैरान थे। वे मुल्ला से पूछने लगे, हमने भी फकीर की ओर हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर हमारा हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन तुम्हारा हाथ झट से पकड़ लिया। ऐसा क्या कहा तुमने? मुल्ला बोला, तुम लोगों ने इससे कहा था अपना हाथ दो, इसलिए इसने अपना हाथ नहीं दिया था, लेकिन मैं कहा था मेरा हाथ लो, इसलिए इसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। एक बात हमेशा याद रखना कि फकीर बस लेना जानते हैं, देना नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो, मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा।
गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को बुद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पर बैठा कुछ पुश्तैनी दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, क्यों सुभान दादा, कैसे आए? घर में तो सब ठीक ठाक है न? मेरी दादी जी कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक कहूँ। घर में अमन चैन चैन है। तुम्हारी दादी जी भी ठीक हैं। मगर अब बूढ़ी हड्डियों का क्या कहना? अभी ठीक हैं। तो ठीक जाने, बुजुर्ग ने कहा। हैं 2 पल के बाद क्या होगा? कौन? कहिए सुभान दादा। आपकी क्या खिदमत करूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शालीनतापूर्वक सुभान दादा से पूछा। खिदमत क्या करोगे बेटा? बस एक खत मेरे कलीमुल्लाह के नाम लिख दो। वह आबुधाबी गया हुआ है कमाने। यहाँ घर की जरूरतें पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने आबुधाबी जाने का रास्ता तैयार किया और वहां काम करने चला गया। मजदूरी यहाँ भी करता था और वहां भी करता है। अंतर बस यह है कि अब उसे तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। 1.5 साल हुए उसे वहां गए। तब से हर महीने उसका भेजा पैसा हमें मिल जाता है, मगर कुशलक्षेम नहीं मिलता। कभी वह हमें अपने बारे में 2 हर्फ नहीं लिखता। मन बेचैन हो जाता है। तू एक बढ़िया सा खत लिख दे। ऐसा खत जिसमें यहाँ का हाल समाचार तो लिख ही दे कि सब राजी खुशी है, और बाद में यह जरूर लिख देना कि उसके लिए हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है। एक बार आकर अपने अब्बू अम्मी से मिल जाओ। हम लोग तो पेड़ में लगे पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें बहुत मुतमईन होकर सुनी। जब बुजुर्ग का बोलना रुका तब वह बहुत शांत स्वर में बोला, दादा, तुम्हारे लिए चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, मगर फायदा क्या? मुझे आबूधाबी तो अभी जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आबूधाबी नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम चिट्ठी लिख दो। ऐसी चिट्ठी जिसमें बूढ़े माँ बाप की अपने बेटे से मिलने की आरजू हो, जिसे पढ़ते ही मेरा बेटा हमसे मिलने के लिए तड़प उठे। रही बात खत भेजने की, तो मेरे पड़ोसी जुम्नू का बेटा भी आबूधाबी जा रहा है। वहां एक कारखाने में उसे कपड़ा काटने का काम मिल गया है। मैं उसी के हाथ से खत भिजवा दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद फिर कहा, लेकिन सुभान दा, खत पढ़ने के लिए तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। यदि खत मैंने लिखा तो दूसरा पढ़ेगा कौन? अरे बेटा, मेरा कलीमुल्लाह खुद पढ़ा लिखा और बेहद समझदार नौजवान है। तुम बस खत लिख दो, मैं जुम्नू के बेटे के हाथ से वह खत भेज दूंगा। वह खुद पढ़ लेगा तुम्हारा लिखा खत। सुभान दादा ने मुल्ला नसीरुद्दीन की चिरौरी सी करते हुए कहा। अरे सुभान दा, मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा और होनहार है। मुझे उसके पढ़े लिखे होने पर जरा भी संदेह नहीं है। मजबूरी यह है कि मेरा लिखा कुछ ऐसा होता है कि दूसरे उसे पढ़ ही नहीं सकते। अपना लिखा केवल खुद मैं पढ़ सकता हूँ।
इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं कि यदि मैंने खत लिखा तो उसे पढ़ने के लिए मुझे ही अबू धाबी जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और फिलहाल मुझे अबू धाबी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुभान दादा से कहा और फिर गंभीरता से अपने पुश्तैनी दस्तावेज देखने लगा। वह बुजुर्ग कुछ देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन के पास खड़ा रहा, फिर बुदबुदाता हुआ वहां से चल दिया कि ऐसी लिखावट का फायदा ही क्या जिसे दूसरा पढ़ ही नहीं सके। मुल्ला नसीरुद्दीन का हर काम लाजवाब होता था। उसने एक बार अपने घर के कामकाज के लिए एक नौकर रखा। नौकर रखने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा यह नौकर अभी से अपने काम के प्रति सतर्क रहे, यह जरूरी है। जरूरी यह भी है कि यह मुस्तैदी से काम करे और अपने काम के प्रति कभी लापरवाह नहीं हो। वह सोचने लगा ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे यह नौकर आज से अभी इसी वक्त से ऐसा हो जाए कि इससे कभी कोई गलती न हो। सोचते सोचते मुल्ला को कुछ ख्याल आया और उसने फौरन नौकर को बुलाया। नौकर सकुचाता हुआ उसके पास आया तो उसने कहा, देखो, सामने मिट्टी का घड़ा रखा है। उस घड़े में पानी भरकर ले आओ। आदेश मिलते ही नौकर घड़ा लेने के लिए मुड़ा। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अबे ठहर, पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन ले। मुझे काम में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होती। मुल्ला यह बात बहुत तैश में बोल रहा था। उसके बोलने का ढंग ऐसा था मानो नौकर ने कोई गलती कर दी हो। गुस्से से तिलमिलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, खबरदार, यदि घड़ा फूटा तो तेरा सिर फोड़ दूंगा, समझा, गधा कहीं का। इतना कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अभी नौकर ने घड़ा हुआ भी नहीं था और उसके फूटने के एवज में उसके गाल पर तमाचा पड़ चुका था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि किस कसूर की सजा उसे मालिक ने दी है। उसने सोचा, इस सिरफिरे आदमी के पास काम करना तो मुश्किल है, मगर वह जरूरतमंद था इसलिए काम छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता था। उसने सहमते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, मगर मालिक, मैंने तो अभी घड़ा हुआ भी नहीं है। आखिर आपने मुझे क्यों मारा? अबे मूर्ख, मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, मैं भी जानता हूं कि घड़ा सही सलामत है। मैं तो तुम्हें यह बता रहा था कि तुम्हारी लापरवाही के कारण कोई चूक हो जाए तब तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा। तू ही बता, जब घड़ा टूट ही जाता तब तुम्हें सजा देकर मुझे क्या हासिल होता? तुम्हें सजा देने से तो यह घड़ा फिर से काम का नहीं हो जाता न, इसलिए पहले ही थप्पड़ का स्वाद चखाकर तुम्हें सावधान कर दिया है कि यदि तुमसे कोई चूक हुई तो तुम्हें किस अंजाम से गुजरना होगा। और सुन ले नामुराद, अब मुझे मालूम हो चुका है कि भले ही तुमसे कैसी भी गलती हो जाए, मगर तुमसे कभी भी और कहीं भी मिट्टी का घड़ा नहीं टूटेगा। जाओ, जाकर पानी लाओ। बेचारा नौकर मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर देखे बगैर सीधे घड़े के पास पहुंचा और घड़े को इस सतर्कता से उठाया मानो वह संसार की सबसे बेशकीमती चीज उठा रहा हो। जिस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन को चाहने वालों की कमी नहीं थी, उसी तरह उससे जलने वालों की भी कमी नहीं थी। उससे ईर्ष्या रखने वाले हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जिसमें उन्हें उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर करने निकला था। हमेशा की तरह उसने लंबा चोगा और सलवार पहन रखा था। पाँव में नक्काशीदार जूती थी और सिर पर नोकदार लंबी टोपी। अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला अपनी गली में लंबे डग भर रहा था कि उसका एक पड़ोसी जो कहीं से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उसके पास ही था, इसलिए बिना समय गवाए उसने उसे उठाया और उसके कपड़ों की गर्द झाड़ने लगा तो देखा उस व्यक्ति के पाजामे से घुटने के पास खून रिस रहा है।
मुल्ला को यह समझते देर नहीं लगी कि उस व्यक्ति का घुटना गिरने के कारण जख्मी हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, अपना पाजामा घुटने तक उठा लो, मैं गेंदा के पौधे के पत्ते तोड़ लाता हूँ, उसका रस लगा देने से तुम्हारा जख्म भर जाएगा, खून गिरना तो तुरंत बंद हो जाएगा। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन बिना किसी की इजाजत लिए एक घर के आगे सजावट के लिए लगाए गए गेंदे के पौधों से कुछ पत्तियां तोड़ने लगा। यह अहाता जिसमें गेंदा के पौधे लगाए गए थे रहमत खान का था। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन से बैर रखता था। उसे इस बात की रंजिश थी कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन को दूर दूर तक लोग जानते और मानते हैं, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन की माली हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसे कोई नहीं जानता। मानने की तो बात ही जुदा है। जब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गेंदा के पत्ते तोड़ते देखा तो उसके तनबदन में आग लग गई। जलन से वह सुलग उठा और झल्लाई आवाज में बोला, मियां नसीर, यह क्या कर रहे हो? गेंदा के पौधे मैंने घर की शोभा के लिए लगाए हैं और तुम उसके पत्ते नोच रहे हो, वह भी बिना इजाजत। मुल्ला नसीरुद्दीन जानता था कि रहमत खान उससे खार खाए रहता है, किंतु अभी वह वाकई बिना इजाजत उसके लगाए गेंदे पौधों के पत्ते तोड़ रहा है। यह ख्याल आते ही कि रहमत का टोकना उचित है, उसने मासूमियत से कहा, माफ करना रहमू, इस आदमी के घुटने छिल गए हैं। उस रिश्ते खून को देखकर मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहा सिवा इसके कि इसके जख्म से खून बहना बंद हो जाए। मैंने यहाँ गेंदे के पौधे देखे तो याद आया कि इसके रस से खून का बहना बंद हो सकता है। बस मैं गेंदा के पत्ते बेख्याली में तोड़ने लगा। ऐसा कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन गेंदे के पत्तों को अपनी तलहथी पर मसलता भी रहा। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचा दिखाने पर आमादा था। उसने उससे कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम इस आदमी का ठीक से इलाज कर लो। मैं भी एक हकीम की तलाश में था। अब तुम पास में हो तो क्या गम है, तुमसे ही अपना भी इलाज करवा लूंगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम हकीमी भी करते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन रहमत खान की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ रहा था, मगर उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही उसने उस चोटिल व्यक्ति के जख्म पर गेंदे के पत्तों का रस टपकाया। वाकई खून का बहना रुक गया। वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहता हुआ विदा हो गया। तब तक रहमत खान अपने दरवाजे पर खड़ा रहकर मुल्ला नसीरुद्दीन की हकीमी देख रहा था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने काम से मुक्त हुआ तब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को व्यंग्य भरी ती से देखते हुए कहा, हाँ तो हकीम साहब, मुझे भी आपसे इलाज करवाना है, आप तो खुदाई खिदमतगार हैं, मेरा भी भला करें। मुल्ला नसीरुद्दीन समझ रहा था कि रहमत खान उसका मजाक उड़ा रहा है, मगर अपनी शैली में जीने का आदि मस्तमलंग मुल्ला अपने पड़ोसी रहमत खान की व्यंग्यबुझी बातों से अप्रभावित रहा और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तो सही, तकलीफ क्या है? जितना तजुर्बा है उतनी मदद तो मैं किसी की भी करूंगा। रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने खड़े होकर अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, कल रात एक अजीब वाकया हुआ, वह भी तब जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था। नींद में ही मुझे अकबकाहट महसूस हुई। मेरी आदत है कि मैं मुंह खोलकर सोता हूँ। अकबकाहट के मारे मुझे जम्हाई आई और जम्हाई के कारण मेरा मुंह पूरा खुल गया। मेरे घर में बहुत चूहे हैं। जिस वक्त मैं जम्हाई ले रहा था उसी वक्त एक चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया और मेरे मुंह में घुसकर गले की नली के रास्ते मेरे पेट में पहुंच गया और वहीं ऊधम मचाए हुए है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह चूहा मरे और मेरे पेट में शांति हो। बस इतनी सी बात। यह तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि चिंतित हुआ जाए। मुस्कुराते और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, देखो रहमू, तुम बड़ा सा मुंह खोलकर जम्हाई लेना जानते ही हो।
बस कहीं से एक छोटी सी बिल्ली पकड़ लाओ और मुंह बड़ा सा करके बिल्ली को गटक जाओ और 2-3 बार बाएं से दाएं से बाएं करवटें लो और इसके कुछ देर बाद एक कटोरा ठंडा दूध पी लो। फिर देखो कमाल, बिल्ली चूहे को निगल जाएगी और तुम्हारे पेट में चल रहा चूहे का उधम बंद हो जाएगा। और हाँ, यह समस्या तो केवल सामान्य ज्ञान से हल हो जाने वाली समस्या थी, इसमें हकीमी की कोई जरूरत ही कहाँ थी। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से लंबे डग भरने लगा। वह अपनी दाढ़ी भी सहलाता जा रहा था और मस्त चाल से चल भी रहा था। और रहमत खान कभी मुल्ला नसीरुद्दीन को तो कभी अपने अहाते में गेंदे के पौधों को देख रहा था ठगा सा। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने गांव से गुजरने वाली नदी का किनारा बहुत अच्छा लगता था। जब कभी भी मुल्ला नसीरुद्दीन का मन बेचैन होता तो वह नदी किनारे आकर बैठ जाया करता और वहां की प्राकृतिक शावलियों में खोसा जाता। नदी के किनारे ऐसे तो अनेक पेड़ लगे थे, किंतु मुल्ला नसीरुद्दीन एक पूर्ण विकसित आम के पेड़ के तने के सहारे बैठ जाता और वहीं से नदी की चंचल लहरों की सुषमा निहारता रहता। नदी के पास ही अफीम का अड्डा था जहां नशेड़ी आते जाते रहते थे। इन नशेड़ियों में एक बहुत मजबूत कदकाठी का दबंग व्यक्ति भी शामिल था। एक दिन वह नशेड़ी अफीम के अड्डे से निकला और अफीम की पिनक में नदी के किनारे बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा। उसे उसकी नोकदार टोपी बहुत अच्छी लगी। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत करीब पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी खींच ली और टोपी को हवा में उछालकर ही कर हंसने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पीछे घूमकर देखा तो उसकी बुद्धि ने कहा, बेटा नसीर, इस मुस्टंडे से भिड़ने की बजाय खीसे निपौर कर मामला रफादफा कर लो, इसी में तेरी भलाई है। और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपी सी हंसी हंसते हुए अपनी टोपी उठा ली। जब तक वहां यह मुस्टंडा खड़ा रहा तब तक मुल्ला नसीरुद्दीन अपने हाथ में टोपी थामे रहा। उस अफीमची मुस्टंडे ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दूसरे दिन भी उसी आम के पेड़ के नीचे उसी तरह नोकदार टोपी पहने बैठे देखा तो वह फिर शरारत पर उतारू हो गया और मुल्ला नसीरुद्दीन के पीछे दबे पांव आकर उसकी टोपी खींचकर दूर उछाल दिया। और बीते कल की तरह खिसियानी हंसी हंसता हुआ मुल्ला अपनी टोपी उठा लाया और हाथ में टोपी थामकर फिर से आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब यह नियम सा हो चला था। प्रायः रोज शाम को टहलते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन नदी किनारे आता और आम के पेड़ के तने के सहारे बैठता। दूसरी तरफ से अफीम के नशे में मस्त मुस्टंडा आकर उसकी टोपी उछाल देता। मुल्ला नसीरुद्दीन उस हट्टे कट्टे मुस्टंडे को देखकर अपना मन मसोस कर रह जाता। वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन उस मुस्टंडे को सबक सिखाने की तरकीबें सोचता रहता था, मगर उसे सबक सिखाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तभी सुल्तान की ओर से उसके गांव में एक पहलवान को हवलदार बनाकर भेजा गया। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन जरा पहले ही नदी किनारे आ गया था। हवलदार गांव के चप्पे चप्पे को समझ लेने के इरादे से गश्त लगाते हुए नदी किनारे पहुंचा और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां नोकदार टोपी पहने बैठा देखकर उससे रुआब में पूछा, तुम कौन हो और यह अजीब सी टोपी क्यों लगाए बैठे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक झलक में हवलदार की कदकाठी देखी और बोला, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और यह जादुई टोपी लगाकर नदी किनारे परियों की जलक्रीड़ा देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। परियों की जलक्रीड़ा? हवलदार बैंका। हाँ, इस टोपी को पहनकर इस आम के पेड़ के तने से सटकर निर्विघ्न बैठने से नदी में आने वाली परियों साफ दिखाई देती हैं। ओह, कितनी सुंदर होती हैं परियां, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुग्ध स्वर में कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी हैं परियों? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी को पहनने के साथ यह शर्त भी है कि परी देखने की इच्छा रखने वाला टोपीधारी व्यक्ति किसी भी कारण से नदी का पानी छोड़ कुछ और न देखे। मैंने जब कभी भी प्रयास किया
किसी न किसी व्यवधान के कारण मेरी टी डगमगा गई और मैं इस सुख को पाने से वंचित हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अफसोस जताया। मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हुआ हूं सुल्तान की तरफ से। लाओ टोपी मुझे दो। मैं आज परियों की जलक्रीड़ा देखूंगा। तुम फिर कभी देख लेना। टोपी तो तुम्हारे पास रहेगी ही, हवलदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ हाँ हवलदार भाई, आप ही आज परियों की जलक्रीड़ा देख लो, मैं फिर कभी देखूंगा। हवलदार ने टोपी पहनी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे आम के पेड़ के तने से सटकर बैठने का तरीका सिखाया और उसे फिर से समझाया, ध्यान रहे, तुम्हारी नजर नदी की प्रवाहित धारा पर ही टिकी रहे। किसी भी कारण से बाएं दाएं देखने की कतई जरूरत नहीं। हवलदार ने हामी भरी और नोकदार टोपी पहनकर बैठ गया आम के पेड़ के नीचे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपने को एक पेड़ की ओट में कर लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्टंडे के आने की प्रतीक्षा। मुल्ला नसीरुद्दीन की प्रतीक्षा जल्दी ही पूरी हुई। हर रोज की तरह मुस्टंडा आया। उसने नोकदार टोपी पकड़कर खींची और उसे दूर फेंककर ही करने लगा, लेकिन अभी हंसी के कारण उसकी बंद हुई आंखें खुल भी नहीं पाई थीं कि उसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार घूंसा पड़ा। वह 2-3 कदम पीछे चलता हुआ संभला। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वह अभी संभला भी नहीं था कि हवलदार ने उसकी गिरेबान थाम लिया और गरजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी में हाथ लगाने की, और ताबड़तोड़ उस पर घूंसे बरसाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन घूंसे गिन रहा था, 31, 32, 33। रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो गई। लो मैं ले आता हूँ टोपी, और मुल्ला नसीरुद्दीन टोपी उठाकर ले आया। मुल्ला वहीं खड़ा हो गया जहां मुस्टंडे की धुनाई में हवलदार लगा हुआ था। मुल्ला के दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाना बंद कर दिया तो उसके घर आ जाया करता था। हंसी हंसते हुए मुल्ला उसकी मांगने की आदत से परेशान हो चुका था। उड़ाओगे टोपी? लेकिन पड़ोसी बाज नहीं आता था। हमेशा की तरह एक दिन वह पड़ोसी मुल्ला के घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज देने लगा, मुल्ला मुल्ला बाहर तो आओ। मुल्ला बाहर आया और पड़ोसी से पूछा, क्यों भाई, कैसे आना हुआ? मुल्ला, एक जरूरत पड़ गई है। मुझे कुछ सामान लेकर शहर जाना है। क्या तुम अपना गधा एक दिन के लिए मुझे दे सकते हो? पड़ोसी बोला। अरे भाई, तुमने तो देर कर दी, मैंने सुबह ही अपना गधा किसी और को दे दिया है। मुल्ला बोला। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। बस मुल्ला अपना गधा उस पड़ोसी को नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने बहाना बनाया था। यह बात सुन पड़ोसी जाने को हुआ कि घर के अंदर से मुल्ला के गधे के रेंकने की आवाज आने लगी। पड़ोसी समझ गया कि मुल्ला ने बहाना बनाया है। वह बोला, मुल्ला, तुम तो कह रहे थे कि तुमने अपना गधा किसी को दे दिया है, लेकिन उसके रेंकने की आवाज तो तुम्हारे घर के अंदर से आ रही है। तुम्हें किस पर यकीन है, मुझ पर या गधे पर? मुल्ला तुकनकर बोला और अंदर चला गया। पड़ोसी मुंह लटकाकर वापस चला गया और फिर कभी मुल्ला से कुछ मांगने नहीं आया। एक दिन की बात है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर बैठकर गपशप कर रहा था। अचानक बात बचपन और जवानी के दिनों की चल गई। वे चर्चा करने लगे कि वे पहले कैसे था और अब कैसे हैं। उनके अंदर पहले से कितना ज्यादा बदलाव आया है। एक दोस्त बोला कि अब वह पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। दूसरा बोला कि वो समझदार तो हो गया है, लेकिन पहले की तुलना में कमजोर हो गया है। जब मुल्ला की बारी आई तो वो बोला, दोस्तों, मैं तो पहले भी समझदार था और आज भी हूं।
और हाँ, जहाँ तक ताकत की बात है तो मैं पहले भी ताकतवर था और आज भी हूँ। वाकई मुल्ला, क्या तुम आज भी उतने ही ताकतवर हो? मुल्ला के दोस्तों ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मैं आजमा चुका हूँ, मुल्ला ने कहा। कैसे आजमाया तुमने? मुल्ला के दोस्तों ने जिज्ञासावश पूछा। मुल्ला बोला, कई बरसों से मेरे घर के सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। मैं उसे अपनी जवानी में भी नहीं उठा पाता था और आज भी नहीं उठा पाता हूँ। हुआ ना उतना ही ताकतवर। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वह यूं ही देश दुनिया की पहचान के इरादे से एक दिन अपनी बेगम को यह समझाकर अपने घर से निकला था कि 1 साल पूरा होते होते वह लौट आएगा। 3 महीने की अनथक यात्रा के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन 10 कोस में फैले मरुस्थल वाले इलाके में चला आया। इस मरुस्थल के उस पार से एक नया राज्य शुरू होता था। अगर मरुस्थल पूरी तरह सीधे रास्ते से पार कर लिया जाए तो उस राज्य की राजधानी में पहुंचा जा सकता था। मरुस्थल कहने को तो 10 कोस चौड़ाई वाला था, मगर उसे पार करने में 7 दिन लगते थे। वैसे ऊंट की सवारी की जाए तब सफर आसान और कम समय लेने वाला हो जाता। मरुस्थल के किनारे पहुंचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने पता किया कि उसके पार जाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। उसके किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी देखकर उसे बताने लगे, भाई मेरे, मरुस्थल के पार जाने का तुम अपना इरादा त्याग दो, और अगर तुम्हें किसी कारण मरुस्थल के पार जाना ही है तो पहले अपनी दाढ़ी कटा लो, नोकदार टोपी उतारकर झोले में रख लो, फिर मरुस्थल के पार जाने की राह तलाशना। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस गांव के लोगों से पूछा, आखिर क्यों? मेरी दाढ़ी तो मेरे गाल से लटकी है, इससे किसी को क्या परेशानी? परेशानी पूछते हो? परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि दाढ़ी रखकर मरुस्थल के पार जाना नादानी है। उस पार का बादशाह सनकी है। किसी के चेहरे पर दाढ़ी देखने से वह भड़क उठता है। वह जितना सनकी है उतना ही अंधविश्वासी भी। शकुन का विचार करके चलता है। उस बादशाह की अकड़ भी ऐसी है कि छोटी छोटी गलतियों पर सजा देता रहता है। सबसे छोटी सजा वह 5 कोड़े की देता है। सजा देने वाला एक मुस्टंडा आदमी हाथ में कोड़े लिए बादशाह के पास हमेशा बना रहता है। बादशाह जिस दिन राजधानी में निकल गया उस दिन वहां 150 लोगों को कोड़ों की सजा मिलनी तय है। गांव वाले की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत उलझन में पड़ गया। उलझन इस बात की नहीं थी कि उसे सनकी बादशाह के राज्य में जाना था, उलझन इस बात की थी कि बादशाह को उसकी सनक से दूर कैसे किया जाए। 3 महीने से लगातार यात्रा करने पर मुल्ला नसीरुद्दीन के वस्त्र मैले हो गए थे। बाल और दाढ़ी बेतरतीब हो चुके थे, नाखून बढ़ गए थे। अजीब बेनूर चेहरा हो गया था उसका। ऊपर से मुल्ला नसीरुद्दीन मरुस्थली गांव में पहुंच गया था, जहां हवा के साथ बालू के कण शरीर वेधते प्रतीत हो रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, अच्छा हुआ कि वह इस गांव में चला आया। अब 2-4 दिन यहीं रुककर सनकी बादशाह के बारे में पता लगा लिया जाए। इसके बाद फिर आगे की यात्रा आरंभ होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस गांव वाले से रात्रि विश्राम के लिए ठिकाना तलाशने में मदद करने की गुजारिश की। गांव वाले ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, यहाँ हमारे गांव में रात्रि विश्राम के लिए तो क्या पूरी जिंदगी के लिए ठिकाना मिलना आसान भी है और कठिन भी। यदि गांव के मुखिया को तुम्हारा सरोकार समझ में आ जाएगा तब तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। यदि मुखिया को तुम्हारा सरोकार समझ में नहीं आया या उचित नहीं लगा तो समझो कि तुम्हें किसी भी हालत में उस गांव में पनाह नहीं मिल सकती है। तुम चाहो तो तुम्हारी मुलाकात मैं गांव के मुखिया से करवा सकता हूं। ठीक है,
ऐसा ही सही, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस गांव वाले से कहा। मतलब? गांव वाले ने पूछा। मतलब यह कि तुम मुझे अपने मुखिया से मिला दो। बाकी मुखिया मुझे देख समझकर क्या निर्णय लेता है उस पर निर्भर करेगा। वह गांव वाला मुल्ला नसीरुद्दीन को लेकर सीधे अपने मुखिया के पास गया। मुखिया उस समय जमीन पर पड़ा था। उसके आसपास भीड़ थी। लोग आशंकित स्वरों में आपस में बातें कर रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन वहां पहुंचकर ठगासा रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि माजरा क्या है। उसने साथ चल रहे गांव वाले युवक से पूछा, अरे भाई, अब तक हम लोग एक दूसरे का नाम नहीं जान पाए। मेरा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम साजिद है। आप मुझे सज्जो भी बुला सकते हैं। मेरे अब्बू अम्मी मुझे लाड़ से सज्जो ही बुलाते हैं, उस गांव वाले आदमी ने कहा। अच्छा सज्जो, जरा देखकर बताओ कि माजरा क्या है। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? थोड़ी देर के लिए वह युवक, जिसका नाम साजिद था, भीड़ में खोया सा गया, और जब वह भीड़ से बाहर निकला तो हांफता हुआ सीधे मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचकर कहने लगा, गजब हो गया मुल्ला साहब, गजब हो गया। मुखिया को खेत में मचान बांधते समय सांप ने काट लिया है और वह दर्द से छटपटाते हुए बेदम सा हो गया है। इतना सुनना था कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिजली जैसी तेजी दिखाई और भीड़ को चीरता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां मुखिया जमीन पर पड़ा कराह रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भीड़ को तुरंत मुखिया से दूर हो जाने के लिए कहा, भाइयों हटो, हवा आने दो। अभी मुखिया को साफस्वच्छ वायु की जरूरत है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने कंधे से की झोली में से एक डोरी निकाली और मुखिया के पांव पर जहां सांप काटे का निशान था उससे कुछ ऊपर डोरी बांधते हुए कहा, आप घबराएं नहीं मुखिया जी, सांप का विष मैं निकालूंगा आपके शरीर से। ऐसे भी सभी सांप जहरीले नहीं होते, बस आप हिम्मत न हारें। मुखिया अब तक सवालिया निगाहों वाले लोगों की भीड़ से घिरा हुआ था। काफी देर से उससे लोग यही पूछ रहे थे, क्या हुआ मुखिया जी, मगर चार किसी के पास कोई निदान नहीं था। इतनी देर में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई आदमी उससे कुछ ऐसा कह रहा था जिससे उसे यह भरोसा हो कि उसके जीवन की रक्षा हो सकती है। मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर याद करने की कोशिश की कि वह कौन है, किंतु वह उसे याद नहीं कर पाया और सोचा कि सांप काटे का मंत्रा जानने वाला होगा। उसे सांप काट लेने की खबर फैलने के कारण किसी दूसरे गांव से आया होगा। उसी समय मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव वालों से एक चाकू और आग जलाने के लिए लकड़ी मंगवाई। गांव के लोग उत्सुकता से मुल्ला नसीरुद्दीन की कारगुजारियों को देख रहे थे। उसने पहले आग जलाई, फिर उसमें चाकू के फाल को लाल होने तक तपाया और फिर मुखिया के पांव में पड़े सांप के दांत के निशान के पास एक गहरा चीरा लगा दिया। चीरा लगने से मुखिया तड़प उठा। मुखिया को चीखता देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मुखिया जी, खुदा का शुक्र है कि आपके शरीर में जहर नहीं फैला है। आपकी आंखें चमक रही हैं, सांसें सही ढंग से चल रही हैं। मैंने सांप काटे के स्थान पर लंबा चीड़ा लगा दिया है, खून रिसने दें। फिर खुद अपने हाथ से घाव वाले स्थान पर दबाव डालकर मुखिया के पांव से खून निकालने की कोशिश करने लगा। उसकी इस कोशिश से मुखिया दर्द से बिलबिला गया। थोड़ी देर के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन मुखिया के पास से उठ गया और खेत के किनारे किनारे थोड़ी दूरी तक गया तथा एक पौधे के पत्ते तोड़ने लगा। जल्दी ही मुल्ला वहां से मुट्ठी भर पत्ते लेकर लौट आया और अपनी तलहथी पर उसको मसलने लगा। जब उसे अच्छी तरह मसल चुका तब उसका रस मुखिया के घाव पर टपकाना शुरू किया। मुखिया का कराहना रुक गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा घाव से खून का रिसाव भी रस के प्रभाव से रुक गया है।
उसने साफ कपड़ा मंगाकर मुखिया के पाँव की पट्टी कर दी और मुखिया को सहारा देकर उठाया। फिर उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, अब कोई खतरा नहीं है। खतरा होना होता तो अब तक हो गया होता। 2-3 घंटे का समय सांप का विष चढ़ने के लिए काफी होता है। यह घाव भी जल्दी ही भर जाएगा। मुखिया मुल्ला नसीरुद्दीन से प्रभावित था। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के कंधे का सहारा लेकर कहा, चलो मेरी झोंपड़ी तक छोड़ दो। लेकिन मैं आपकी झोंपड़ी कहाँ है यह जानता ही नहीं। मुझे आप बताएं किधर चलना है, मैं आपको जहाँ कहें पहुँचा आऊँगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन का चेहरा देखा, फिर उसे भरपूर दृष्टि से सर्वांगीण निहारा और पूछा, परदेसी हो? जी हाँ मुखिया जी, परदेसी हूँ और साजिद के साथ आपके पास इस गांव में 2-4 रोज ठहरने की इजाजत लेने के लिए आया था, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। साजिद? साजिद? अच्छा वो सज्जो, तुम उसे कैसे जानते हो? मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। जैसे आपको जानता हूँ। कोई परिचय नहीं है फिर भी परिचय है, कोई सरोकार नहीं है फिर भी सरोकार है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सरलता से कहा। उसके चेहरे पर मासूमियत विराज रही थी। मुखिया मुल्ला नसीरुद्दीन का कंधा थामे अपनी झोंपड़ी की ओर चल रहा था। थोड़ी ही देर में वह अपनी झोंपड़ी के सामने था। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, परदेसी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है। मुल्ला नसीरुद्दीन मुखिया कई बार यह नाम उच्चारित किया और अचानक बैंक कर पूछने लगा, मुल्ला नसीरुद्दीन? कहीं बुखारा वाला मुल्ला नसीरुद्दीन तो नहीं था? वही मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। अरे मुल्ला नसीरुद्दीन, आप मेरी झोंपड़ी में मेहमान बनकर जब तक चाहे रहें। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर मेहमान होंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन को उस गांव में रहने की इजाजत मिल गई और मरुस्थल के उस पार के राज्य और वहां के सनकी बादशाह के बारे में सटीक जानकारियां देने के लिए मुखिया की आत्मीयता प्राप्त हो गई। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुखिया के घाव की पट्टी बदली। उस समय वह मुखिया को देवदूत की तरह लग रहा था। पट्टी बदल देने के बाद उसने मुखिया से कहा, 2-3 दिन में ही घाव भर जाएगा, आप चिंता न करें। मुझे अब कोई चिंता नहीं हो रही है। तुम अब मेरे पास हो, यही मेरे लिए बहुत है। मुखिया शाम तक पूरी तरह खुद को स्वस्थ महसूस करने लगा, तब उसने साजिद को बुलवाया। साजिद के आने पर मुखिया ने उससे कहा, सज्जो, जानते हो तुम जिस अजनबी को लेकर आए वह अजनबी बुखारा की जानीमानी हस्ती है। एक बहुत बड़ा विद्वान और समझदार व्यक्ति। आज से तुम उसकी सेवा और सहयोग के लिए उसके साथ रहो। वह जिधर जाना चाहे ले जाओ और जो कुछ भी देखना चाहे उसे दिखाओ। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय झोंपड़ी के बाहर टहलते हुए मुखिया के पांव के घाव के लिए औषधीय पौधे की तलाश कर रहा था। वह 2 मुट्ठी औषधीय पत्ते तोड़कर मुखिया की झोंपड़ी में आया। तब मुखिया ने उससे कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, अभी से आपकी सेवा सहायता के लिए मैंने साजिद को तैनात किया है। आपको जिस चीज की जरूरत हो निःसंकोच उससे कहना। मुझे शायद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े। भोजन और शयन की व्यवस्था आपने कर दी है। इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। आपके पांव के घाव भर जाए तब तक मैं यहाँ रुकूंगा। इसके बाद मरुस्थल पार के राज्य में जाऊंगा। सुना है वहां के लोग अपने बादशाह से परेशान हैं और उसे सनकी मानते हैं, मुल्ला ने मुखिया से कहा। अच्छा तो इस गांव में रुकने का तुम्हारा यह मकसद था? मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन की आंखों में झांकते हुए कहा। थोड़ी देर तक मुखिया चुप रहा और फिर मुल्ला नसीरुद्दीन से कहने लगा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मेरी समझ से बादशाह अंधविश्वासी हो गया है।
उसका अंधविश्वास ही उसकी सनक का कारण है। अंधविश्वास। कैसा अंधविश्वास है बादशाह को अंधविश्वास है कि दाढ़ी वाले व्यक्ति मनहूस होते हैं। अगर कोई दाढ़ी वाला सुबह सुबह दिख जाए तो पूरा दिन व्यर्थ हो जाता है। उसे यह अंधविश्वास उस दिन से है जिस दिन सुबह सुबह उसके पिता से एक दाढ़ी वाला सौदागर मिलने आया। उस दिन ही उसके पिता घोड़े से गिर पड़े और उन्हें अंदरूनी चोटें आईं। उसके बाद उसके पिता लंबे समय तक बीमार रहे और एक दिन बिस्तर पर ही प्राण त्याग दिया। उस समय ज्योतिषी, नजूमी वगैरह की खूब चली। यह नजूमियों की ही कारस्तानी है कि बादशाह के दिमाग में कूट कूट कर अंधविश्वास भर दिया गया है। अब तो बादशाह घर से बाहर निकलता है तो पहले उसके लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाता है और उसके सुरक्षाकर्मी सख्त ताकीद करते हैं कि सड़क पर कोई दाढ़ी वाला दिखे तो उसे सड़क से हटा दिया जाए। मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बताया। यह जानकारी मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए काफी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन 3 दिनों तक मुखिया के साथ उसकी झोंपड़ी में रहा। उसकी तीमारदारी की और जब मुखिया का घाव सूख गया तब मरुस्थल पार करने की राह उसने मुखिया से पूछी। मुखिया ने उसे वह राह बता दी जिससे आसानी से सनकी राजा के राज्य की राजधानी में पहुंचा जा सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार हुआ और सनकी राजा के राज्य की राजधानी की तरफ चल पड़ा। उसका गधा पूरे 1 हफ्ते तक आराम कर चुका था, इसलिए मस्ती में दौड़ रहा था। ठपटपटपाक ठपटपटपाक। दूसरे दिन सबेरे सवेरे वह सनकी राजा की राजधानी में प्रवेश कर रहा था। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन सनकी राजा की राजधानी के मुख्य मार्ग पर पहुंचा, ठीक उसी समय सनकी राजा भी शिकार खेलने जाने की तैयारी में अपने सहयोगियों के साथ मुख्य मार्ग पर आया। सनकी बादशाह की नजर मुल्ला नसीरुद्दीन पर पड़ गई। गंदे कपड़े, जिस पर कई जगह पैबंद लगे थे, बेतरतीब बिखरे हुए बाल और उलझी हुई दाढ़ी। मुल्ला पर नजर पड़ते ही बादशाह क्रोध से चीख पड़ा, अरे कोई है! हटाओ इस मनहूस को मेरी आंखों के सामने से। लगाओ इसको 5 कोड़े की, फिर कभी मेरी राह के बीच में आने की यह कोशिश भी न करे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चीख चीख कर कहा, बादशाह सलामत। मेरे कपड़े गंदे हैं और बेशक मेरे बाल व मेरी दाढ़ी बेतरतीब है, मगर मेरा विश्वास करें, मैं मनहूस नहीं हूँ। मगर तब तक बादशाह का मुस्टंडा आकर मुल्ला नसीरुद्दीन को 5 कोड़े लगा गया। कोड़े की मार से मुल्ला नसीरुद्दीन बेदम होकर उस सड़क के किनारे गिर पड़ा और देर तक वहीं पड़ा रहा। सनकी बादशाह अपने कुनबे के साथ भुनभुनाता हुआ चल पड़ा शिकार के लिए। जंगल में प्रवेश करते ही बादशाह के सामने अपने झुंड से बिछड़ा हुआ एक हिरण आ गया। बादशाह ने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साधकर छोड़ दिया। हिरण बाण से बिंधकर वहीं ढेर हो गया। बादशाह को स्मरण हो आया कि 5 कोड़े खाने वाले शख्स ने कहा था, वह मनहूस नहीं है। बादशाह ने सोचा, वाकई वह आदमी मनहूस नहीं है। मैं बरसों से जंगल आता रहा हूँ शिकार खेलने के लिए, मगर ऐसा संयोग कभी नहीं हुआ कि जंगल में प्रवेश करते ही शिकार मिल जाए। बादशाह ने उस दिन बाघ के शिकार का कार्यक्रम बनाया था। जंगल से गुजरने वाली नदी के किनारे एक पेड़ पर बादशाह के लिए पहले से मचान बना हुआ था। बादशाह के आने के बाद एक मेमना वहां बांधा गया। बादशाह अपने सहयोगियों के साथ मचान पर चढ़ गया। अभी बादशाह को मचान पर चढ़े कुछ देर ही हुआ था कि मेमना मेमे करता हुआ पूरी ताकत से रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। बादशाह ने देखा, एक बाघ पानी पीने के लिए नदी किनारे आ रहा था और मेमने पर नजर पड़ते ही वह वहीं घात लगाकर ठहर गया। बाघ अपने शिकार को देख रहा था और बादशाह और उसके सहयोगी अपने शिकार को। बादशाह ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसके सहयोगियों ने भी। बादशाह के इशारा करते ही एक साथ कई बाणों से बिंध गया बाघ और देखते ही देखते वहीं ढेर हो गया।
बादशाह ने सोचा वह आदमी ठीक ही कह रहा था कि वह मनहूस नहीं है। बेकार ही उसे कोड़े पड़े। यहाँ तो यह सिद्ध हो रहा है कि उसका चेहरा अपशकुनी कतई नहीं बल्कि उसे देखकर आने के कारण जंगल में बिना प्रयास के शानदार शिकार मिल गया। बादशाह और उसके सहयोगी हिरण और बाघ के शिकार को अपने साथ घोड़े पर लादकर राजधानी की तरफ बढ़ने लगे। इतनी जल्दी शिकार मिल जाने का उन्हें उत्साह था। वे खुश खुश लौट रहे थे। जब वे लोग राजधानी के मुख्य मार्ग पर आए तब बादशाह को याद आ गया कि इसी सड़क के मुहाने पर उसके कहने से एक निर्दोष गधा सवार को कोड़ों से मारा गया। इस समय भी मुल्ला नसीरुद्दीन बेदमसा उसी स्थान पर पड़ा था। बादशाह अपने सहयोगियों के साथ जब उस स्थान पर पहुंचा तो अचानक उसने अपना घोड़ा रोक लिया और घोड़े से उतरकर उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुसाफिर, तुमने ठीक कहा था, तुम मनहूस नहीं हो। देखो, आज तुम्हें देखकर जंगल जाने से हमें कितना शानदार शिकार मिला। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कराहते हुए बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप मेरे चेहरे नहीं अपने चेहरे के बारे में सोचिए कि वह कैसा है जिसे सुबह सुबह पहली बार देखने के बाद मुझे अकारण कोड़े खाने पड़े और मेरी हालत यह हो गई कि जमीन से उठ पाना भी मुश्किल हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर बादशाह बहुत लज्जित हुआ और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां से उठवाकर अपने महल में ले आया, जहां बादशाही चिकित्सक के इलाज से वह जल्दी ही ठीक हो गया। जब उस राज्य से मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की ओर लौटने लगा तब तक बादशाह अपनी सनक से आजाद हो चुका था।